BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hello everyone, welcome to BSSS Rhythm Podcast and आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो BSSS के लिए तो स्पेशल है ही, बट मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है बिकॉज वो मेरी स्कूल टीचर रह चुकी हैं और उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही टैलेंटेड डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, बहुत ही टैलेंटेड। इसके साथ वो जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हैं एंड इसके साथ साथ वो बहुत ही हम्बल पर्सन भी है। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके साथ, नेहा मैम को। सो वेलकम नेहा मैम टू BSSS Rhythm Podcast. Thank you so much for inviting me. And मैम इट्स आवर प्लेजर एंड मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है मैम कि अपनी स्कूल टीचर का मैं एक पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रहा हूँ। सो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, फीलिंग इज़ म्यूचुअल बिकॉज मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक अलग ही क्या बोलना चाहिए, बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है बिकॉज मेरे किसी स्टूडेंट के साथ मैं इस तरह से इंटरव्यू करूँगी कभी सोचा नहीं था। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया। सो मैम सबसे पहले हम सभी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आर्ट की फील्ड में? एक्चुअली जर्नी तो काफ़ी लेट स्टार्ट किया, मतलब वैसे देखा जाए तो एज जब मेरी 6 ईयर थी तो मैंने डांस स्टार्ट किया था एज अ क्लासिकल डांसर। बट वो बोलते ना कि बिकॉज मेरे फादर नहीं थे तो घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, तो मम्मी का ये तक भाई शादी करो। बहुत कम एज में शादी हो गई, 21 की एज में। देन डॉटर हो गई और फिर एक होता है ना कि ठीक है अब हो गया, सब शौक वॉक छोड़ो, घर संभालो, बच्चा संभालो एंड ऑल जो था। बट वो कहते ना अंदर कहीं वो चीज़ दबी हुई थी। तो मैंने B.Ed किया। देन डॉटर थोड़ी जब बड़ी हो गई तो मैंने स्कूल में मैं एज अ टीचर जॉब करने लगी। देन फिर मुझे चांस मिला स्कूल में चिल्ड्रंस डे पे परफॉर्म करने का। तो जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे वहाँ नाचते हुए देखा, डांस करते हुए देखा, तो ही वाज लाइक कि ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ? तो मैंने बोला सर एक्चुअली ऐसा ऐसा है और मैंने ट्रेनिंग लिया है बट मेरा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे एंड आई वाज जस्ट 8 एट दैट टाइम। तो उस वजह से सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई थी और मुझे छोड़ना पड़ा था डांस। तो उन्होंने मुझे बोला, बोलते नेहा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो टीचिंग में, आई थिंक तुम्हें डांस की फील्ड में जाना चाहिए। तो तब मतलब मैंने उनको बोला जो एक होता है ना कि सर अब कहाँ, शादी हो गई, बेटी हो गई है, घर है, मतलब बीइंग अ डॉटर इन लॉ, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, सारी चीज़ें कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने मुझे बोला बेटा ऐसा है कि जहाँ चाह वहाँ राह, बोलते हैं ना। Exactly. तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहीं से स्टार्ट करो, मैं तुमको जॉब ऑफर करता हूँ, तुम एज अ डांस टीचर जॉब स्टार्ट करो अपने ही स्कूल में। तो वो किंडरगार्टन स्कूल था बेसिकली। तो मैंने स्टार्ट किया, मतलब वो बात है 2009 की। बहुत लेट स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 29 और मे बी 30। देन वहाँ से स्टार्ट किया, फिर समर कैंप लेने लगी। तब भी वो कहते ना कि उसके बाद एक वो था अंदर कि अब जब आई गई हूँ तो कुछ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ। फिर रिसर्च स्टार्ट किया, कहाँ है, तो MP में तो कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ कुछ उतना डांस ट्रेनिंग इज ऑल, श्यामक डावर। देन फिर मुझे टेरेंस लुइस एकेडमी के बारे में पता चला, मुंबई का जो है टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डांस। तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया एंड अपना वो भेजा और विद इन अ वीक मुझे वहाँ से अप्रूवल आया कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू हैव टू ज्वाइन in 1 month. और नेक्स्ट मंथ मुझे ज्वाइन करना था। तो आई वाज लाइक ये कैसे हो गया? अरे मतलब बहुत ही सडनली अचानक से चीज़ें, और कैसे करूँगी? मतलब मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, वहाँ जाके रहना एंड 6 महीने की ट्रेनिंग, मुंबई रहना आसान नहीं है। एंड मुंबई में तो कहा जाता है ना कि बहुत ही हेक्टिक लाइफ है। प्लस मतलब अब तुम मतलब समझ सकते हो ना कि बीइंग अ हाउसवाइफ रही हूँ मैं एट द टाइम। देन उसके बाद फैमिली पर्सन टोटली जिसको बोलते हैं, और फिर सीधे भोपाल से निकल के मुंबई जाना, बेटी को छोड़ के जाना, बेटी 10 साल की है, उसकी पढ़ाई, फैमिली सब कैसे मैनेज होगा। फिर बट ये लगा कि यार अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब ये ऊपर वाला कुछ चाहता है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, बिकॉज होता है ना कि बोलते हैं ना कि यूनिवर्स खुद आपको रास्ते वो कराती है, दिखाती है। तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। देन मैंने घर पे बात किया और मेरा तब तक का जितना सेविंग था वो पूरा सेविंग मैंने इस कोर्स में लगाया और मैं चली गई मुंबई 2014 में। अच्छा। देन मैं 6 महीने मुंबई रही। मेरा कोर्स मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया 7 डांस फॉर्म्स में। देन मुझे वहाँ काम भी मिल गया, मैं क्लासेस लेने लगी। देन मुझे टेरेंस सर के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने उनके साथ एड फिल्म शूट किया टेरेंस सर के साथ। एंड देन आफ्टर 6 मंथ जब मैं वापस आई तो लगा कि यार मतलब हाँ ये कुछ था और अब रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे, बस अब बंद नहीं होना चाहिए ये रास्ता,
अब ये इतना किया है तो अब इसी को पकड़ के चलना है, चाहे जो भी हो। जहाँ इतनी दिक्कतें उठाएंगे, क्योंकि मुंबई बोलते हैं ना, मुंबई ऐसी जगह है जो आपको लाइफ के स्ट्रगल्स एंड सब चीज़ों के साथ अपने आप जीना सिखा देती है, मैनेज करना सिखा देती है। अकेले रह के वहाँ जो 6 महीने मैनेज किया सारी चीज़ें, देन वापस आके फिर 1 साल मैंने और जॉब किया सेंट जोसेफ स्क्वायर्ड में 2015 जब तुम थे वहाँ पे। एंड आई फील सो लकी दैट आप वहाँ की टीचर थी एंड मुझे मौका मिला आपसे सीखने का। बस तो वो लास्ट जॉब था। देन उसके बाद फिर जब मुंबई में थी तो जुम्बा के बारे में सुना, देन वहाँ पे क्लासेस देखी कि अच्छा ये भी कुछ होता है, फिर पता किया। फिर 2015 में तो नहीं जाने को मिला, 2016 जनवरी में मैंने जुम्बा सर्टिफिकेशन का अपना B1 का कोर्स किया। एंड देन उसके बाद फिर लगा यार अब जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मुझे चाहिए, जो कहते हैं ना कि अंदर आपके जो चीज़ है वो बाहर नहीं आ पा रही थी पूरे तौर पे, तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, तो खुद का काम करना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी। फाइनली मैंने मार्च तक सेशन कंप्लीट करके जॉब से रिज़ाइन किया। देन अपना खुद का स्टूडियो सेटअप किया, नेहाज डांस एंड फिटनेस स्टूडियो, और उसके बाद फिर पलट के नहीं देखा। उसके बाद फिर फिटनेस में भी जुम्बा के कई सारे सर्टिफिकेशन, पिलाटेस के सर्टिफिकेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन करती गई एंड मतलब बस अब देख ही रहे हो आज यहाँ हूँ 10 साल हो गए काम करते हुए। मैम मतलब कि हम मतलब कह सकते हैं कि जनरली जो इंडिया में एक स्टीरियोटाइप होता है कि आफ्टर मैरिज वुमेन को मतलब घर संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और फिर उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, आपको जो आपका पैशन है आपको उसको परस्यू करना है। उसके लिए आप मुंबई गए, वहाँ पे मेहनत करी अलग सिटी में जाके, एंड आपने वो अचीव किया जो आपने सोच के रखा था। एंड आई थिंक वो आपकी मेहनत और आपका जो डेडिकेशन टुवर्ड्स योर पैशन था वो बहुत ही, मैं देख सकता हूँ कि उसने बहुत आपको पुश किया। एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली सपोर्ट भी रहा होगा। हाँ, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा। और सबसे बड़ी बात जो मतलब एक ये हमारे यहाँ जो थिंकिंग है लोगों की कि एक होता है ना कि एक तो फीमेल्स के लिए बोला जाता है कि शादी हो गई, बच्चा हो गया एंड बस अब यहाँ पे अब घर संभालो, देखो फैमिली देखो, और एक एज फैक्टर जो होता है कि मतलब 32 33 की एज हो गई, 35 में तो भाई सेटल हो जाते हैं लोग, बोला जाता है। मैंने उस एज में स्टार्ट किया था, मतलब जब मैं टेरेंस लुइस अकेडमी में थी तो हम लोग 20 टोटल बैचमेट्स थे। आई वॉज द one and only who is in 35 or 34 maybe, हाँ मतलब मैं 34 या 35 की रही होंगी, और बाकी सारे लोग जो थे वो अंडर 25 थे। तो मतलब वो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था, बिकॉज वहाँ सारी चीज़ों में अपने आप को प्रूव करना, एंड जब बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं डांस में, जैसे हम लोगों को एरियल था, एरियल जो है बहुत स्ट्रेंथ मांगता है। अब वो सारे मतलब अंडर 25 लड़के लड़कियाँ हैं और मैं कहाँ मतलब मम्मी हूँ एक बच्ची की इस एज में। तो कई बार ऐसा होता था मैं बहुत मतलब गिव अप कर दी थी, बट मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने वहाँ पे, इवन टेरेंस सर भी बहुत, जैसे तुमने मेरे लिए बोला कि मैं बहुत हम्बल पर्सन हूँ, ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट। मतलब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया एंड ही वाज लाइक कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है नेहा, यू कैन डू। सारे टीचर्स, सारे हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, उन लोगों की वजह से मैंने मतलब एरियल जैसी जो चीज़ होती है, रोप एरियल, सिल्क एरियल एंड जो रिंग पे होता है, वो सबसे टफ पार्ट होता है, एंड जो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पार्ट होता है, जब टेक्निकल आप डांस सीखते हो, कंटेम्प्रेरी एंड ऑल, फ्लोर वर्क एंड ऑल, तो वहाँ जाके पता चला कि असली क्या होती है ट्रेनिंग। बिकॉज यहाँ नहीं पता लोगों को, यहाँ पता है कि डांस मीन्स बस उछलना कूदना, ठुमके मारना, दैट्स इट। वहाँ आपको असली पता चलता है कि क्या खतरनाक तरीके की ट्रेनिंग होती है, और अगर वहाँ के टीचर्स का मोटिवेशन और वो नहीं होता तो शायद मैं बीच में कोर्स छोड़ के आ गई होती। बिकॉज कई बार टाइम ऐसा आया कि लगा हाथ छिल गए हैं, छाले पड़ रहे हैं हाथों में, दुख रहे हैं हाथ पैर, थकान लग रही है, नहीं हो पा रहा है, गिव अप कर रहे हो आप बिल्कुल। बट तब फिर होता था नहीं भाई, इतनी दूर आए हैं, इतना वो किया है, और फिर टीचर्स का सपोर्ट बहुत रहा। एंड मैम कह सकते हैं ये चीज़ कि आपने प्रूव कर दिया ये चीज़ कि सीखने की कोई एज नहीं होती। एज नहीं होती, बिल्कुल। एंड आप कभी भी सीखना चाहो, आपका कभी भी वो एक अंदर से वो जागे कि इंटरेस्ट जागे, आप चले जाइए, शुरू कर दीजिए उसकी तैयारी करना, एंड आपको कोई नहीं रोक सकता फतेह करने के लिए। बिल्कुल, वो हमने आपसे आज ये सीख लिया। एंड मैम उसके बाद हाउ इज़ योर लाइफ, मतलब आपने क्या चेंजेस फील किए जब आपको अपना पैशन मिल गया? उसके बाद चेंजेस ये फील किए कि जब जैसे तुमने बोला ना कि जो पैशन होता है, जब आपको समझ में आता है ना कि फाइनली आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप कोई भी मौका, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हो और कहीं भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते, बिकॉज आपको पता है कि ये चीज़ आपको चाहिए, इस डायरेक्शन में आपको जाना है, एंड यू हैव टू डू दैट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। आप घर वालों से लड़ते हो, आप लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं, जो एक है, इवन अभी भी मतलब राइट नाउ आई एम इन माई 40s, तो लोगों को एक लगता है कि भाई अब इस फील्ड में 40s में क्या काम है, ठीक है हो गया, कर लिया, छोड़ो रिटायरमेंट। बट नहीं, स्टिल आई एम वर्किंग, एंड
सीजन टाइम एंड अभी जैसे वेडिंग सीजन है तो वेडिंग कोरियोग्राफीज एंड ऑल मैं करती हूँ, तो हम लोगों का मतलब अभी भी मेरे काम करने के आवर्स कोई फिक्स नहीं है और मैं उसी जज्बे से आगे चलना चाहती हूँ। मतलब इवन मेरी इच्छा ये है कि मैं 60-70 साल की उम्र तक इसी तरह से काम करूँ और लोगों को दिखाऊं कि कोई एज कोई वो मैटर नहीं करती। अगर आप अपने प्रोफेशन या अपने पैशन के लिए आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो ना तो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली मैम, एंड हम कह सकते हैं मैम कि आप उससे ज़्यादा काम करेंगे बिकॉज आप में जो पैशन है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर वर्क वो बहुत ही हाई है। सो हम तो यही दुआ करेंगे कि आप 100 साल से भी ज़्यादा आपका ये काम चलता रहे बस। एंड इसी के साथ मैम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हैं। सो मैम जुम्बा दूसरे डांस फॉर्म से कैसे डिफरेंट है और कैसे एक सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर बना जाता है? जुम्बा जो है बेसिकली डांस फिटनेस प्रोग्राम है। Okay. जैसे जुम्बा जो है मतलब डांस फिटनेस में एरोबिक्स भी आता है बेसिकली, बट एरोबिक्स जो है वो सेम पैटर्न पे चलता है और जुम्बा में बहुत सारे डांस फॉर्म्स का फ्लेवर डाला हुआ है। लाइक बेली डांसिंग है, हिप हॉप है, मिरिंगे है, क्यूम्बिया है, क्वाद्रादिता है, सांबा है, टैंगो है। सारे डांस फ्लेवर्स का, सारे डांस फॉर्म्स का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आने की वजह से आपको ये होता है कि हर बार आपको क्लास में कुछ डिफरेंट मिलता है। बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो लैटिन म्यूजिक होता है, सुना ही होगा तुमने, है ना। तो इसको इसलिए लोग अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बिकॉज डांस फिटनेस क्या होता है, एक तो डांस का फ्लेवर आया प्लस हर बार क्लास में आपको कुछ नया मिल रहा है। हर सॉन्ग के साथ एक नया डांस फॉर्म आपने यूज़ किया हुआ है वहाँ पे। और सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ता है B1 का जो होता है सबसे पहले। अभी तो MP में होने लगा है, हमारे टाइम पे नहीं होता। तो मैंने तो मुंबई जाके किया था विद सुचेता पाल, जो मेरी मेंटर है, जो इंडिया में बेसिकली जुम्बा लेकर आई हैं। हम लोग जुम्बा गॉडेस बोलते हैं उनको, जुम्बा मॉम भी बोलते हैं। तो मेरा 2 ट्रेनिंग मैंने उन्हीं के साथ किया है, जुम्बा B1 और B2। एंड अभी जो है स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा भी नया एक फॉर्म आया है, जो HIIT जो हम बोलते हैं, जिसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो उस पर बेस्ड है बेसिकली। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन करना होता है। देन आपको आफ्टर ट्रेनिंग 2 days का ट्रेनिंग होता है वो B1 का। एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपको आपका लाइसेंस मिलता है, आपको मेंबरशिप लेना होता है एंड देन आपको जुम्बा के म्यूज़िक एंड कोरियोग्राफीज एंड ऑल मिलते हैं। और आपका लाइसेंस आप अगर आप मतलब हाँ ये भी है कि अभी बहुत सारे इलीगल जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स भी आ गए हैं जो अपने को जुम्बा इंस्ट्रक्टर बोलते हैं बट उनके पास लाइसेंस नहीं होता। तो उसको अगर आप कभी कहीं जा रहे हैं क्लास या आप जुम्बा ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऐसे सोशल मीडिया पे सर्च करने की बजाय आप zumba.com पे सर्च करो। अच्छा। तो आपको जो ऑथेंटिक हैं वो सारे लोग उस पे मिल जाएंगे जो लीगल हैं। अदरवाइज इलीगल तो बहुत हैं, जैसे होता है ना कि यूट्यूब से डांस सीखा एंड कोरियोग्राफर बन गए या डांसर बन गए, वैसे वाले जुम्बा में भी बहुत लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड मैम जैसा कि हम जानते हैं कि आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं एंड योगा कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड आज हिंदुस्तान उसके कारण जाना भी जाता है। बिल्कुल। एंड हम कह सकते हैं गर्व से कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। सो मैम योगा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? योगा जो है बेसिकली मतलब मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे फिजिकल से ज़्यादा मेंटल उसके लिए ज़रूरी लगता है। बिकॉज अभी जिस तरह का हम लोगों का लाइफ स्टाइल एंड ऑल है, काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है सभी लोगों की। और इवन मतलब ये हर एज ग्रुप के बारे में मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स हैं तो आप लोगों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है योगा ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में उसको अगर इंक्लूड करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्लस आपको जो एक मेंटल पीस होती है ना वो आपकी बरकरार रहती है, बनी रहती है। और आपको मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। जैसे जो आजकल हो रहा है ना, डिप्रेशन के केसेस बहुत आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जितने भी मतलब काफ़ी सारे यंग जनरेशन के लोगों को मैं दिख रही हूँ, मेरे पास भी कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी सारी ऐसी डिजीजेस जो लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे PCOS है, PCOD है, थायराइड है, इन सब प्रॉब्लम से झेल रहे हैं या जो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, जो काउंसलिंग ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। तो इवन इन चीज़ों में भी योगा जो है वो बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं बोलूँ ज़्यादा नहीं, इवन आप 30 मिनट का भी अगर आप डेली टाइम निकाल पाओ ना तो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है हर तरह से। तो मुझे लगता है सभी को ऐड करना चाहिए। बिकॉज मैंने जब से स्टार्ट किया तो मैंने खुद की लाइफ में मेरा माइग्रेन का बहुत बड़ा इशू था, जिसको मतलब 16-17 साल हो गए मुझे ट्रीटमेंट कराते हुए, कोई डॉक्टर वो नहीं कर पाता। मुझे योगा से बहुत बेनिफिट मिला। थायराइड मेरा हाइपोथायराइडिज्म से मैं नॉर्मल पे आ गई सीधे बिकॉज ऑफ योगा। तो मुझे लगता है कि सबको ऐड करना चाहिए, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वो सभी के लिए।
दैट्स वेरी वेल सेड मैम, एंड आई थिंक हम सभी को इंक्लूड करना चाहिए अपनी लाइफ में योगा, बिकॉज योगा से ही होगा। Definitely. सही कहा है किसी ने। एंड इसी के साथ मैम आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आप कोरियोग्राफी भी करते हो, सो मतलब क्या मतलब इसमें डिफरेंट रहता है कि आप जैसे डांस टीचिंग में थे, अब यहाँ पे आप कोरियोग्राफी कर रहे हो, सो इन दोनों में मतलब क्या एक आपको डिफरेंस नज़र आता है? देखिए, डांस टीचिंग जो है बेसिकली बैच वाइज जब हम जैसे कराते हैं तो ग्रुप है पूरा, आपको उनको सिखाना है, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है, आपको सबके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। बट जब आप पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए कोरियोग्राफी सेट करते हो तो आपको सामने वाले का या आपके क्लाइंट का क्या कैपेबिलिटी है, क्या पोटेंशियल है, कितना वो कोप अप कर पाएगा चीज़ों के साथ, या सामने वाले की चॉइसेस क्या हैं, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट की वो क्या चाहते हैं या उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमको सेट करना पड़ता है। जैसे अभी वेडिंग कोरियोग्राफीज हैं तो वेडिंग में आप जैसे आप भी एंकरिंग एंड ऑल करते हो तो आपको पता ही है कि संगीत में जो होता है कई लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं जो टोटली नॉन डांसर होते हैं या जिनका बॉडी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत बेसिक चीज़ होती है। कई लोग होता है कई लोगों के साथ बहुत जिनको एडवांस लेवल चाहिए होता है या बहुत एकदम मस्ती वाला चाहिए होता है, तो पर्सन टू पर्सन देख के हम लोग कोरियोग्राफी सेट करते हैं। अच्छा। बहुत मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज डांस टीचिंग जो है एक ग्रुप को सिखाना, एक बैच को सिखाना, चाहे 4-5 लोग ही हों, और पर्सन टू पर्सन अलग से कोरियोग्राफी सेट करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। एग्जैक्टली। एंड मैम इसी के साथ इसी से एक जुड़ा क्वेश्चन है कि मैम आप इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हो, सो आपने बहुत कोरियोग्राफीज की होंगी, सो पहले की और अब की जो कोरियोग्राफी है उसमें क्या अंतर है? मतलब आपके क्लाइंट्स भी उस हिसाब से डिफरेंट आते हैं, तो सो क्या मतलब डिफरेंस नज़र आता है कि पहले की और अब में? हाँ, डिफरेंस तो आया है डेफिनेटली। जैसे मैं अगर बोलूँ जब मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं 10-12 साल पहले की बात करूँ और अभी की, तो अभी ये आया है कि अब लोग नई चीज़ें ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले ये था कि एक पर्टिकुलर जो पैटर्न चला आ रहा था वो उसको फॉलो करना चाहते थे, एंड ये था कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे कुछ चेंजेस के लिए। बट हाँ, अभी इवन इन संगीत मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा, और उसके लिए वो एफर्ट्स भी डालते हैं, टाइम भी मैनेज करते हैं। और अभी का जो टाइम हो गया है कि पहले हम लोग फिजिकल कोरियोग्राफीज एंड फिजिकल क्लासेस ज़्यादा लेते थे, अभी जो हो गया बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम बाहर हैं। जैसे अभी मेरा लास्ट इवेंट था उसमें ग्रूम जो था वो यूएस में बैठा हुआ था, तो फिर टोटल काम जो है या तो वो ऑनलाइन या फिर हम वीडियोस भेजते हैं स्टेप वाइज, जैसे कि 1 2 3 4 जो हम सिखाते हैं बेसिकली उस तरह से, एंड देन फिर फाइनल डे पे प्रैक्टिस होता है एंड उसको परफॉर्म करते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा चेंज आया है कि लोग अब आजकल नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, एक्सेप्टेबल हो गई। पहले था कि पहले लोगों को इतना पता भी नहीं था बॉल रूम डांसिंग क्या है, सालसा क्या है, ये है। अभी ये है कि सारी चीज़ें, और जैसे अगर जो नॉन डांसर भी है ना, तो वो कई लोग मतलब ऐसा होता है कि इंटरेस्ट लेते हैं, और हमको भी मज़ा आता है ना कि अगर कोई सामने वाला कुछ नया सीखना चाह रहा है तो हमको भी लगता है कि चलो कुछ लीक से हटके डिफरेंट करने को मिल रहा है, कुछ अलग है, तो चलो यार, नहीं तो सेम तो चला ही आ रहा है सालों से। तो वो बहुत अच्छा चेंज है, और मुझे लगता है आगे और इस चीज़ में, जैसे अभी तक ये होता था कि टेक्निकल चीज़ें लोग उतना पसंद नहीं करते थे डांस में, वो बेसिक जो है बिल्कुल बिगनर लेवल वाले पे, उस पर अभी है कि थोड़ा सा अब वो एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो टेक्निकल चीज़ें धीरे धीरे ऐड हो रही हैं, तो वो एक नया एक अलग मतलब मज़ा आ रहा है उसमें करने में भी। मैम इसी के साथ एक और क्वेश्चन है आपसे कि आपका शेड्यूल कैसा होता है, क्योंकि आपका मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल तो रहता है, क्योंकि आप सुबह से ही तैयारी में लग जाते हो सब चीज़ों की, तो आप कैसे अपना डे स्टार्ट करते हो मतलब, और इतने एनर्जेटिक तब भी कैसे हो, हमें ये जानना है। गुड क्वेश्चन। डे मेरा स्टार्ट होता है बेसिकली मॉर्निंग में 5:30 और 6 मॉर्निंग में, बिकॉज मेरा सेल्फ वर्कआउट के लिए मेरे पास वही 1 घंटा होता है। 7 बजे 7:30 बजे के बाद फिर मेरी ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग्स अभी मैं ले रही थी लॉकडाउन की वजह से, जो अभी भी चली आ रही है, बिकॉज लोग बाहर के भी कई ऐसे जुड़ गए हैं जो भोपाल के नहीं हैं, बट वो ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग वहाँ से कर रहे हैं। तो मॉर्निंग का जो 1 घंटा मिलता है मुझे, उसमें मेरे लिए ये होता है कि मुझे खुद का जो भी करना है, बिकॉज एक लोगों की थिंकिंग होती है ना कि अरे यू आर अ जुम्मा इंस्ट्रक्टर, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर, तो आपको क्या जरूरत है अलग से कुछ करने की, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को अपने लिए भी करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपको इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म पे लेके चलना है मुझे, तो ऑब्वियसली मुझे अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपने उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी बीच में मेरा काफ़ी डिसकंटिन्यू हुआ, तुम्हें पता ही है, मैं हॉस्पिटलाइज रही थी और सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, बट मेरा वो जो रहता है, तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं, बट हाँ ये है कि 45 मिनट या 1 आवर का एक अपना रखती हूँ टाइम स्लॉट खुद के लिए। तो उसमें मेरी मतलब जो मेरी पहले प्रायोरिटी रहती है वो है मेरा फेवरेट जो है खुद का वर्कआउट, वो रनिंग है। 10 किलोमीटर रन करके आती हूँ मोस्टली। हाँ, मतलब जहाँ भी हो जाए, कलियासोत है या स्वर्ण जयंती मेरे घर के पास है, तो वहाँ रनिंग से, या फिर अगर जिस दिन रनिंग के लिए मैं नहीं जा पाई तो मैं घर पे ही अपना कभी योगा हो गया, सूर्य नमस्कार एंड ऑल जो मेन पोजेज होते हैं, प्राणायाम हो गया, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
तो इस तरह से स्टार्ट करती हूँ एंड देन 7:30-8 बजे के बाद से फिर मेरी ऑनलाइन पीटीज होती हैं मॉर्निंग में, फिर आफ्टर 10 ब्रेकफास्ट एंड ऑल, घर के थोड़े बहुत, वो डॉटर भी मेरी अभी इस साल 12th में है तो थोड़ा उसको भी ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है, और फिर उसके बाद तो जो बैचेज एंड ऑल चालू होता है तो रात तक यही सिलसिला। और अभी वेडिंग सीजन है तो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि थोड़ा सा कई बार लेट नाइट, अदरवाइज मेरा मतलब ये है कि अगर आप कभी भी चेक करोगे तो रात के 10 बजे के बाद मेरा फ़ोन आपको ऑन नहीं मिलेगा। वो रूटीन है कि 10 बजे फ़ोन नेट सब बंद, क्योंकि नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। जो एक होता है ना, लोग बोलते हैं वर्कआउट एंड ऑल सारी चीज़ें, तो जैसे नींद को हम लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली अभी की जनरेशन के लिए मैं बोलना चाहूँगी, तुम्हारी जनरेशन वालों के लिए, क्योंकि उन लोगों का कैसा है कि सुबह तो उठेंगे, बाकी सब भी चल रहा है, वर्कआउट भी, जिमिंग जा रहे हैं, सब कुछ है, बट नींद पे कोई ध्यान नहीं देता। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक वो रहता है कि इन्हीं हाउ मुझे 7 आवर्स का स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज जो तुम बोलो ना कि इतना एनर्जेटिक, वो उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। जैसे डाइट, वर्कआउट, ये तो है ही है, बट स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। सो लिसनर्स, अगर आपको मतलब एक मैम का राज अगर आपको पता चल गया हो तो मैम का ये राज है कि मैम अच्छी नींद लेती हैं। सो आप सभी अच्छी नींद लीजिए ताकि मैम की तरह आप एनर्जेटिक रहें। एंड मैम, आपने जिक्र किया था कि कोरोना के कारण आपको ऑनलाइन भी आपने लेना स्टार्ट किया। सो मैम, क्या चैलेंजेस रहे बेसिकली इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ही आई थिंक सो लॉस हुआ है मुझे समझ में जितना आता है, बहुत ज़्यादा। 2 साल लगातार कोई इवेंट नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। सो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? सबसे बड़ा चैलेंज तो था स्वतंत्र, वो ये था कि क्या होता है, देखिए जब आप फिजिकल क्लास लेते हो ना तो एक अलग आपके क्लाइंट के साथ आपकी बॉन्डिंग, या एक ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आप सिर्फ आप सामने वाले को कैमरे पे देख पा रहे हो, तो वो भी उतना आपका जिसको बोलते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी हो गई, या जो एक क्या बोलना चाहिए वाइब होती है, उसको वो उतना फील नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ऑनलाइन क्लास में आप सामने वाले को कैसे मोटिवेटेड भी रखोगे, प्लस उसको एनर्जेटिक भी रखना है, और उसको आपको डेली पुश करना है कि भाई आप और बेटर कर सकते हो। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस किया वो ये, लाइव क्लास में क्या होता है, आप सामने हो, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, आप चिल्ला रहे हो, वो कर रहे हो, आपका एक अलग दिख रहा है, तो सामने वाला करता है। जो 10 पुशअप मारने वाला होगा वो भी जब आप चिल्ला चोट करोगे तो वो 15 मार लेगा। बट ऑनलाइन में एक वो होता है ना कि ठीक है यार, मतलब सामने वाले ठीक है, फिर बीच में कभी नेटवर्क इश्यूज हैं, ये हैं, जैसे अभी मतलब ऑनलाइन में जैसे हम बोले लॉस हुआ है, बट कुछ चीज़ें बहुत बेनिफिशियल भी हुई हैं। जैसे मैं कॉर्पोरेट सेशंस भी लेती हूँ, है ना, मैंने बीएसएस के लिए भी जुम्बा सेशंस लिए हैं जब 2017 में फादर ने एक बार बुलाया था, बट वो स्टूडेंट्स को इतना मज़ा आया था कि फिर उन्होंने मुझे दोबारा कि नहीं नेहा एक और ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत मज़ा आया बच्चों को। ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट्स ही थे और काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने। मतलब ये मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त की बात है 2017, जो आपका बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ पर। तो उस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो लोग आजकल ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी इंटरेस्ट, मतलब मेरा काफ़ी सारों के साथ कोलैबोरेशन है। सैमसंग इंडिया जो है उनके लिए मैं एम्प्लॉयज़ के लिए लेती हूँ। कोर्टयार्ड बाय मैरियट हो गया, एस्केलेट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, अभी एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है एरोलॉजिक्स, अभी लास्ट वीक आपने देखा होगा मैंने उनके लिए लिया था। तो उनके आधे एम्प्लॉयज़ इंडिया से थे, आधे ऑस्ट्रेलिया से। तो एक ये हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है कि अभी क्या है, बाहर के लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज क्या था, हमारी अप्रोच जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि भोपाल में आप काम कर रहे हो, तो जो भोपाल में, और स्पेशली जैसे अगर आपका पर्टिकुलर एक एरिया है, जैसे मैं कोलार एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वहीं के क्लाइंट्स मिलते थे। अभी एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बाहर के लोग, भोपाल के बाहर के लोग, एमपी के बाहर के लोग, इवन इंडिया के बाहर के लोग भी अप्रोच कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए या कॉर्पोरेट सेशंस के लिए। तो वो है, और अब धीरे धीरे लोगों को ये ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, तो अब दिक्कत नहीं आ रही है। बट स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि होता है ना कि एक ऑनलाइन क्लास में वो फील नहीं आता है। आप समझ सकते हो उस चीज़ को। जैसे अभी हम स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, मतलब मम्मियाँ कंप्लेंट करती है बच्चा सो गया क्लास के बीच में, तो वो सेम चीज़ ये है। और वर्कआउट तो ऐसी चीज़ है कि आपको एनर्जी लेवल आपका पूरे टाइम हाई रखना है। तो शुरुआत में बहुत दिक्कत थी, बट अब धीरे धीरे उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड आई होप ये एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा चांस मिला है हम लोगों को कि और हम अपने उसको स्प्रेड कर सकें। एग्जैक्टली मैम, एंड सबने एक्सेप्ट करना शायद आई थिंक सो शुरू कर दिया उस चीज़ को। एंड मैम, इवेंट इंडस्ट्री का क्या मतलब रहा हाल इस बार? इवेंट इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल था, बिकॉज देखो कुछ भी हो सीजन वाइज काम है ये बेसिकली। अगर हम देखें तो ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं चलती हैं, बट मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं, वेडिंग सीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होता है इवेंट वालों के लिए, सभी के लिए, चाहे वो साउंड वाला हो, चाहे कोरियोग्राफर हो, चाहे एंकर हो, सभी के लिए। तो ये जो 1.5-2 साल गया ना, ये बहुत मतलब सबने लॉस उठाया है। और यही रीज़न है कि अभी इस बार शादियाँ बहुत हो रही हैं, काम कंटिन्यू आ रहा है। मतलब मैं ही अभी तक जब से वेडिंग से स्टार्ट हुई हैं तो मैंने 5-6 संगीत निपटा दिए हैं
और That's so great. हाँ, तो जो लोग बेचारे लॉस में, क्योंकि देखो कुछ भी हो, सेटअप एंड ऑल सारा भी मतलब उनको असेंबल करना पड़ता है, साउंड हो गया, ये हो गया, तो वो लोग इतना, मतलब कईयों का काम बंद हो गया, बिजनेस टोटली लॉस में चला गया, बंद करना पड़ा, कईयों ने प्रोफेशन दूसरा चेंज कर लिया। मतलब वो कर लिया, चेंज कर दिया, दूसरे प्रोफेशन में चले गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। Exactly. और ये बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, मतलब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा चला जाएगा। Exactly. तो ये बहुत, मतलब इवेंट इंडस्ट्री ने तो वाकई में बहुत नुकसान उठाया है, टूरिज्म और इवेंट दोनों का ही बहुत रहा। अब धीरे धीरे दोनों चीज़ें उठनी शुरू हुई हैं, तो आई होप कि अब आने वाला साल थोड़ा और अच्छा कुछ लेकर आएगा सभी के लिए। वी होप सो। आने वाला साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, अपॉर्चुनिटी लेके आए। एंड मैम एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि उनको भी करियर बनाना है आर्टिस्ट की फील्ड में एंड एज अ सक्सेसफुल डांसर। सो मैम, आपकी तरह एक सक्सेसफुल डांसर कैसे बन सकते हैं? क्या क्वालिटीज़ एक पर्सन में होने चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल डांसर? सबसे बड़ी क्वालिटी स्वतंत्र मुझे लगती है कि ना, आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए। एक तो सीखने की जो होती है ना, लर्निंग के लिए जो आपका, कि आप हमेशा तैयार रहो नई चीज़ों के लिए, चैलेंजेस से मत घबराओ, और अगर आपने उस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि आपको करना है तो किसी की सुनो मत, फिर उस चीज़ में अपना 100+ दो और आप अचीव करोगे एक दिन। ठीक है, टाइम लगता है, कई लोगों को 2 साल में हो जाता है, कई लोगों को 10 साल भी लगते हैं, और एज और ये सारे फैक्टर जो है, मैंने जैसा कि पहले भी बोला, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। बस ये है कि आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक चीज़ कर ली उस पर आप स्टॉप हो गए, नहीं। बीइंग अ आर्टिस्ट आपको हमेशा खुद के अपग्रेडेशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, नए चैलेंजेस के लिए, और हमेशा तैयार रहो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ड्रीम देखा है तो वो पूरा होगा डेफिनेटली। एग्जैक्टली मैम, बहुत ही, मतलब आज का जो इंटरव्यू रहा बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा मेरे लिए भी और हमारे लिसनर्स के लिए भी। एंड जाते जाते एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको कैसा लगा BSSS रिदम पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि अभी तक का, मतलब इंटरव्यूज़ मैं देती रहती हूँ, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ अभी तक, बट ये एक बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्पेशली सबसे बड़ी बात मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ। BSS से मेरा एक पुराना कनेक्शन है, ऑब्वियसली, जो मैंने बोला, क्योंकि मुझे, मतलब भोपाल के जितने भी कॉलेज हैं उसमें BSS मेरा फेवरेट है, और जब मैंने यहाँ गया तो मुझे कैंपस भी बड़ा अच्छा लगा था और आज ये जो है, ये एक बहुत अच्छा, बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। एंड मैम, ये हम सभी के लिए ऑनर है कि आप हमारे साथ हो और आपका हमने पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया। एंड वक्त अब हो चला है इस पॉडकास्ट इंटरव्यू को समाप्त करने का। मेरा तो मन कर रहा है कि मैम से और ऐसे बातें करता रहूं, बट टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा। सो इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू हम एंड करते हैं। मैम को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैम, आपने आज ज्वाइन किया एंड हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को आपने मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। थैंक्स टू यू टू, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ सुनते रहिए, देखते रहिए हमारा BSSS रिदम पॉडकास्ट, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी सुनते रहिएगा। मेरा नाम है RJ स्वतंत्र शर्मा, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.